नमस्कार। आप सुन रहे हैं उषा प्रेमबदा की लिखी उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें का 8वां अध्याय। सुषमा सुबह देर से सोकर उठी, चाय पी, फिर वह आलसाई सी बैठी रही। सुबह की धूप उसे बड़ी प्रिय लग रही थी। माली ने पांत की पांत गुलदाउदी के गमले सजा दिए थे। सुषमा को उनके रंग बड़े भले लगे। उसका मन चाहा कि उनकी ओस भरी गोल पत्तियों को आँखों पर रख ले और अपने चारों ओर बिखरी सुवास में खोई बैठी रहे। वह कुर्सी से सिर टिकाए बैठी रही। उसकी पलकें धीरे से आँखों पर गिर गईं। बाहों पर जहाँ धूप देर से पड़ रही थी, हल्की चुनचुनाहट सी होने लगी। उसने बाहों में उंगलियां फेरीं और उसका हाथ फिर शिथिल सा नीचे गिर गया। अखबार के पन्ने रह रह कर फड़फड़ा उठते। सुषमा को उस क्षण अपने जीवन, अपनी चीज़ों के प्रति बड़ा मोह उमड़ आया। उसकी पीठ पर धीरे से एक हाथ आ टिका। अभी नींद पूरी नहीं हुई? मुस्कुराती मीनाक्षी ने पूछा। आओ मीनाक्षी। सुषमा ने आंखें खोलकर उसे देखा, पर वैसे ही बैठी रही। कल तुम मिसेस पुरी के यहाँ डिनर पर नहीं आई? मीनाक्षी उसकी कुर्सी की बाह पर बैठती हुई बोली। ओह, मैं तो बिल्कुल भूल गई, सुषमा ने अपराधी जैसे स्वर में कहा। कैसे याद रहेगा? इतनी अधिक रुचिपूर्ण बातें जो मन उलझाए रहती हैं। मीनाक्षी दुष्टतापूर्वक हंसी और उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए सुषमा को एकटक ताकने लगी। मीनाक्षी, सच मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। तुमने भी कोई जिक्र नहीं किया। सुषमा ने ढीले बालों में उंगलियां फेरते हुए शिकायत की। मैं तो जाने से पहले आई थी। भौरी ने कहा कि बीबी जी नील भैया जी के साथ घूमने गई हुई हैं। मैंने सोचा कि तुम सीधे उन्हीं के घर आ जाओगी। वहाँ सबके पूछने पर मैंने यही कहा कि तुम थोड़ी देर में आओगी। हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार भी किया। मीनाक्षी के मुंह पर कुछ ऐसा था कि सुषमा कुछ न कह सकी। वहाँ डिनर पर तुम्हारी ही बातें होती रहीं। मीनाक्षी ने हल्के से बात उठाई। सुषमा फिर भी चुप रही। उसके चेहरे से उसकी भावनाओं की कुछ शाह न पा मीनाक्षी ने आगे कहा। मिस शास्त्री सबसे आगे बढ़ बढ़ कर बोल रही थी। सबने खूब रस लिया। तुम कब जाती हो? कब तुम्हारे यहाँ कौन आता है? किसने तुम्हें सिनेमा में देखा? किसने क्लब में? सबका सब वर्णन हुआ। सबको और काम ही क्या है? बुरा सा मानकर सुषमा ने कहा। उसका चेहरा म्लान हो आया। मीनाक्षी कुर्सी से उठ कुछ दूर खड़ी हो अखबार पर नज़र दौड़ाने लगी। फिर उसने कहा, सुषमा, तुम बुरा न मानना, मैं बहुत दिनों से तुमसे यही बात कहना चाह रही थी। हॉस्टल की लड़कियों में, स्टाफ रूम में, नौकरों में, हर जगह आजकल तुम्हारी ही चर्चा है। मैं किसी की परवाह नहीं करती, सुषमा ने भींचे कंठ से कहा। पनसुटी के लाल रंग के फूलों ने एक झोंका खाया और दो पीली तितलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दूर उड़ गईं। हमारा दायरा ही ऐसा है। कॉलेज की 4 दीवारी के अंदर जो भी होता है उसमें सभी रुचि लेते हैं। तुम कब आईं, कब गईं, इसका लेखा सबके पास रहता है, मीनाक्षी ने मृदु स्वर में सुषमा को समझाया। उसे अपना यह काम बिल्कुल भला नहीं लग रहा था, पर सुषमा के प्रति उसका स्नेह उसे यह कहने को बाध्य कर रहा था। मीनाक्षी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? क्या तुम मुझे स्वाति समझती हो? मेरा प्रश्न यह नहीं है सुषमा। तुम अपना उत्तरदायित्व समझने की चेष्टा करो। तुम एक जिम्मेदारी के पद पर हो। तुम्हें अपनी छात्राओं के सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो
मैं अपना काम ठीक करती हूँ, मुझसे किसी की शिकायत नहीं है, फिर मेरे व्यक्तिगत जीवन में किसी को दखल देने का क्या हक है? मैं वार्डन हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हर समय गांभीर्य का नकली खोल चढ़ाए रखूं। मीनाक्षी उदास हो आई। सुषमा, तुम 9 साल से इस कॉलेज में हो, तुमसे कुछ छिपा नहीं है, फिर भी तुम ऐसी बातें करती हो। यहाँ किसी का जीवन व्यक्तिगत नहीं, वह एक खुली पुस्तक है। फिर तुमसे तो वैसे ही लोग जलते हैं। प्रिंसिपल तुम्हें इतना मानती हैं, तुम्हें वार्डन बनाने के लिए उन्होंने ही तुम्हारा नाम भेजा। सुषमा की आंखों में सूनापन घिर आया। उसे देख मीनाक्षी कुंठित हो चुप हो गई। इधर कुछ दिनों से सुषमा में जो परिवर्तन देखा था, उस पर उसे विश्वास नहीं होता था। पहले अपने बंधनों में छटपटाती अपने जीवन की एक रास्ता के उकताई सुषमा की आंखों में अब तारे बस गए थे। अपने नित्य प्रति के काम निपटाते हुए सुषमा के मुख पर आत्मविभोरता रहती थी। अपने में उसके हृदय में जैसे एक अलग झरना फूट पड़ा था, जिसके जल से वह सदा संचित रहती थी। स्टाफ रूम में भी अगर कभी वह आती तो कम बोलती, उसके होंठ किसी गुप्त हास्य से मुस्कुराया करते। सुषमा ने कभी मीनाक्षी से नील की बात नहीं की, पर मीनाक्षी इतनी अनजान न थी। वह जान गई थी कि सुषमा के इस परिवर्तन का कारण नील ही है। 2-1 बार उसने सुषमा को खिजाने की चेष्टा की, पर सुषमा मुस्कुराकर रह गई। इस समय मीनाक्षी को लगा कि उसने बड़ी क्रूरता की है। सुषमा की आंखें बुझ गई और होठों से मुस्कान खो गई। वह शून्य में न जाने क्या देखती रही। फिर उसकी पुतलियाँ आंसुओं में डूब गई। उसने पलकें मींच ली और असह्य पीड़ा के भाव उसके मुख पर दौड़ आया। मीनाक्षी असहाय सी उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, सुषमा, आई एम सॉरी। मैंने सोचा था कि तुम्हें जानना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। सुषमा ने उंगली से आंसू पोंछ डाले। उसने भराए गले से कहा, तुमने ठीक ही किया मीनाक्षी। अपने प्रियजन जितने निर्दय हो सकते हैं, उतने दूसरे नहीं। पर तुमसे एक प्रार्थना है कि अब मुझसे कभी ना कहना कि और लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं। मीनाक्षी समझ रही थी कि उसकी बातों से सुषमा कितनी आहत हुई है। सुषमा सोच उठी कि औरों की दृष्टि में ये कैसा लगता होगा। उन्हें लगता होगा कि सुषमा भी औरों जैसी निकली। नील के साथ घूमना, पिक्चर्स देखना कुछ क्षण अच्छी तरह बिताने का साधन है, पर अनायास ही नील से जो नाता जुड़ गया, उसकी जड़ें कितनी शीघ्र, कितनी गहराई तक पहुंच गई थी, इसका अनुमान सुषमा को स्वयं न था। नील उसे प्रिय था, उसने यह बात स्वीकार कर ली थी। वह कहानियों की उन शापग्रस्ता राजकुमारी की भांति थी जो नील के स्पर्श से जाग उठी थी। कभी कभी नील के मुख पर भावों के उतार चढ़ाव को देखकर उसे अपने पर आश्चर्य होता। क्या किसी और को इतना सुख देने, किसी के मुख पर इतनी कोमलता लाने की क्षमता उसमें है? सुषमा ने आश्चर्य से अपने नए व्यक्तित्व का जन्म होते देखा। उसकी सब इंद्रियां अधिक तीक्ष्ण, संवेदनशील हो गई थीं। किसी की प्रतीक्षा में गेट के पास मंडराती कोई लड़की, लेक्चर के दौरान किसी के मुख पर कहीं और भटक जाने का भाव, डाक में कोई मोटा सा पत्र, इस सब के प्रति वह अधिक उदार हो गई थी। उसमें आया परिवर्तन सभी ने लक्ष्य किया था। लड़कियों को लगता कि उसके माथे की बिंदी और भी चमकने लगी है।
उसके होठों में बड़ी कोमलता आ गई है। सुषमा उनकी प्रिय सदा से थी। अब उसके लेक्चर्स ऐसी निर्बाध गति से चलते कि घंटे की अनुगूंज से सभी चौंक उठते। उसकी उन्हीं पहले वाली साड़ियों के रंग उसके चेहरे पर अब नई आभा ले आते थे। जिस शाम नील नहीं आता, सुषमा बाहर बरामदे में खड़ी टीले के पीछे डूबते सूरज को देखती रहती। लॉन पर लड़कियों के झुंड बैठे रहते और उनकी हंसी संध्या की गिरती उदासी को हल्का कर देती। क्वार्टर्स में रहने वाली अध्यापिकाएं उल्हाहना देती। सुषमा तो अब दिखाई ही नहीं देती। अगर कोई मिलने को आ जाती तो सुषमा को बातें नहीं जुटती। साड़ियों के डिज़ाइन, नए धारावाहिक उपन्यास के अंत के संबंध में अपनी धारणा और चिटपुट बातें करके वह चुप हो जाती और मन ही मन वह उकताने लगती कि कब ये उठकर जाए, जिससे वह फिर अपने उसी आंतरिक संसार में प्रविष्ट हो सके। मीनाक्षी ने किस बुरी तरह उसे झकझोरा था। सुषमा ने जाना कि उसके मुख में जैसे कड़वा सा स्वाद बच गया है। वह समझ न सकी कि इन सब बातों के बोझ से आक्रांत अब वह नील से कैसे खुलकर मिल पाएगी। क्या ये छाएं उनके बीच न आ जाएंगी? सारे दिन सुषमा अनमनी सी रही। खुलकर न रो पाने से उसके सिर में दर्द हो गया। वह स्टाफ रूम में जाने से बचती रही। उस शाम नील के आने की बात न थी। वह क्लास समाप्त कर 4 बजे मीनाक्षी के साथ बाज़ार चली गई। साड़ियों से मैच करते ब्लाउज़ के कपड़े खरीदते हुए अंधेरा हो गया। तब हाथों में तमाम पैकेट लिए हुए वे लोग चाय पीने उसी रेस्तरां में जा बैठी जहां नील प्रायः सुषमा को लाया करता था। चाय आ जाने पर प्याले में छानते हुए मीनाक्षी ने कहा, तुम्हें आज बहुत अनमना पा रही हूँ। तुम अभी सुबह की बातों को ही तो नहीं सोच रही हो? थक गई हूँ, सुषमा ने उत्तर दिया। उसके मुख पर गहरी क्लांति की छाप थी। नेत्र रह कर भर आते और वह उन आंसुओं को पीछे ठेल देती। मीनाक्षी भी चुप हो गई। रेस्तरां का दरवाज़ा रह कर खुल रहा था। अंदर ऑर्केस्ट्रा के साथ प्यालों की खनक का रव था और घुटी हुई जगह में धुआं मंडरा रहा था। हल्का हल्का वार्तालाप और सभी चेहरे एक से उकताए हुए। सुषमा पहले लाल कारपेट को देखती रही, फिर दीवार पर लगे छोटे गमलों में हरे फर्न को। फिर उसकी आंखें खुलती हुई दरवाजे पर गई तो उसने 2 प्रौढ़ पुरुषों के साथ नील को आते पाया। सुषमा के होंठ थोड़ा सा खिल कर रह गए। उसकी अचंचल दृष्टि वहीं रुक गई। नील ने उसे नहीं देखा। वे तीनों एक और जाकर बैठ गए। सुषमा ने पाया कि यदि वह कुर्सी थोड़ी सी खिसका ले तो वह नील को देख सकती है। मीनाक्षी खाने में व्यस्त थी। सुषमा ने कुर्सी खिसकाई तो उसने चौंक कर देखा। धुआं आ रहा है, सुषमा ने कहा और कुछ तिरछी हो नील को देखने लगी। दूर से बैठकर नील को देखते हुए सुषमा की वेदना सतगुनी हो गई। कोई न समझेगा नील कि तुम मेरे लिए क्या बन गए हो, सुषमा ने मन ही मन उसे संबोधित किया। नील गहरे सलेटी रंग का सूट पहना था, सफ़ेद कमीज़ और मैरून टाई। नील के हंसते चेहरे ने सुषमा के हृदय को सहस्त्रों शरों से बींध
दिया। नील ने अपने साथी की सिगरेट जलाई, फिर उसने तीली एस्ट्रे में डाली और साथी की बात पर मुस्कुराया। फिर उसने ऊपर देखा और अपनी ओर देखती सुषमा से उसकी दृष्टि मिल गई। उसने झुककर अपने साथी से कुछ कहा और उठकर उनकी मेज़ पर आ गया। मीनाक्षी ने उसे देखते ही पहचान लिया और सुषमा ने बड़े सहज स्वर में कहा, मीनू, ये नील हैं। आप मीनाक्षी, मेरी कलीग और सखी। मीनाक्षी की नील से प्रथम भेंट थी। उसको नील के अच्छी तरह दिखने की उत्सुकता भी थी और सुबह कहे गए शब्दों का संकोच भी। उस छोटी सी नज़र में उसने जो कुछ देख पाया उसे अच्छा लगा। नील की सीधी बेझिझक आँखें, सुषमा के लिए छोटी सी विशिष्ट मुस्कान और उसके चेहरे का अचानक ही कोमल हो जाना। मीनाक्षी को लगा कि सुषमा बहुत धनी है। उस लघु संकोच को पार करके मीनाक्षी ने कहा, आपके लिए कुछ मंगवाऊं, कॉफ़ी या चाय? जी नहीं, धन्यवाद, नील ने कहा। मैं भी अपने ऑफिस के 2 लोगों के साथ हूँ। लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी शॉपिंग की है। वह खाली कुर्सी के पीछे हाथ टिकाकर खड़ा हो गया। फिर उसने मीनाक्षी से कहा, आप वापस तो कॉलेज जाएंगी ना? मैं पहुंचा दूंगा। मुझे तो अपनी मौसी के पास जाना है, यहीं हनुमान रोड पर। हाँ, तुम चली जाना, देर भी हो गई है, तुम थकी भी हो, मीनाक्षी ने तुरंत कहा। उसे अपनी इस सूझ पर थोड़ी सी खुशी भी हुई। वह अपने सुबह कहे हुए शब्दों को धोना चाह रही थी। चाय पी चुकने के बाद अपने साथियों से विदा ले नील सुषमा को पहुंचाने चला। चलने से पहले उसने रुककर पान की दुकान से सिगरेट की एक डिब्बी खरीदी। सुषमा उस समय चुप रही। हनुमान रोड पर मीनाक्षी को छोड़कर दोनों ने जब अपने को अकेले पाया तो सुषमा ने पूछा, तुम सिगरेट कब से पीने लगे? कभी कभी पी लेता हूँ, कोई बहुत विशेष अवसर हो तो। फिर उसने घड़ी देखते हुए पूछा, तुम्हें वापस जाने की जल्दी है क्या? उसकी दृष्टि ने सुषमा को बांध लिया। उसने बिना बात पूछे, अगर जल्दी ना हो तो कहीं और चलेंगे। कहाँ? यह तुम मुझ पर छोड़ दो, नील ने उससे उसी बंधी दृष्टि से देखते हुए कहा। नील दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। सुषमा के ऊपर सुबह से अवसाद का जो भार था, उससे वह इस एकांत में भी मुक्ति न पा सकी। अंधकार के कारण बावड़ी का पानी बड़ा सा काला धब्बा दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक घने नीम के पेड़ों की कतारें और उनके हिलने से जो दरारें बनती, उनमें से सड़क के खंभों की रोशनी कौंध जाती। खुले में काफ़ी ठंड थी और सुषमा ने पतली सी शॉल अपने चारों ओर कसकर लपेट ली। नील अपने हाथों में सिगरेट की डिब्बी को निरंतर उल्टे पलटे जा रहा था। नील मौन था। वह सुषमा की इस विचित्र मन स्थिति को समझने का प्रयत्न कर रहा था। वह जान रहा था कि सुषमा कुछ कहना चाह रही है और वह शब्द उसके होठों तक आकर रुक जाता है। हवा का एक तेज़ झोंका आया और पेड़ों में सरसराहट हुई। नीम की टहनियाँ झुकी और सुषमा ने एकाएक कहा, नील। नील ने गर्दन मोड़ अपने से एक बलिसत दूर बैठी सुषमा को देखा। नील, अब तुम मुझसे न मिला करो, सुषमा ने साहस बटोर कर कह डाला। नील चौंक गया। उसे इस बात की बिल्कुल आशा न थी। वह कुछ देर यह देखता रहा कि क्या सुषमा ठीक कह रही है। वह अंधकार में सुषमा का मुख स्पष्ट न देख सका, पर सुषमा के स्वर के गीलेपन से वह विचलित हो उठा।
सुषमा को एकाएक अपने दुख का भार बहुत बड़ा, बहुत असहनीय लगने लगा। उसके अंदर नील से सब कुछ कहने की अदम्य इच्छा होने लगी। नील उसे कैसी सुनसान अंधेरे जगह में ले आया था। सुषमा उस अंधकार के प्रति कृतज्ञ थी जिसमें उसका आंसुओं से गीला चेहरा नील को नहीं दिख रहा होगा। इस मुख क्रंदन से कभी कभी उसका शरीर बड़ी सी सिसकी से कांप उठता। सुषमा अपने दुखावेग में बही जा रही थी। उसके गले में जो बड़ा सा बगुला अटक गया रहा था, उससे उसे अपनी सांस रुकती सी लग रही थी। सुषमा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या बात है? मुझसे कहो। क्या मैं कोई और हूँ? तुमसे कोई दूसरा हूँ? नील ने आग्रह किया। मुझे कुछ नहीं बताती और अंदर ही अंदर घुला करती हो। नील की जिस बाह ने सुषमा को घेर लिया था, उससे उसे बड़ा सहारा सा मिला। कितनी सबल थी वह बाह। नील का भीगा सा स्वर बस छत्र बन उसके ऊपर छा गया था। सुषमा ने सायस अपने को संयत किया, साड़ी के छोर से आंखें पोंछी और थरथराते स्वर में प्रश्न किया, तुमने कभी यह भी सोचा नील कि मैं 33 साल के बाद भी अछूती और बेदाग तुम्हारी बाहों में कैसे आई? नीम के पेड़ों में फिर सरसराहट हुई। सुषमा का स्वर धीरे धीरे दृढ़ होता आया। मेरे जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताना नहीं चाहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह काली छाया तुम्हें भी ढंक ले। पर नील, पिछले 11 साल से मैं जिंदगी से निरंतर लड़ रही हूँ। सुषमा ने एक आह भरी, फिर सामने शून्य की ओर ताकते हुए कहा, तुम्हें विस्तार में नहीं बताऊंगी, पर मैं यह तुम्हें जताना चाहती थी कि यह नौकरी मेरे लिए बहुत कीमती है। निर्धन में भले ही रही हूँ, पर स्वाभिमानी भी बहुत रही। जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर भी आए जबकि मैं अपने शरीर के मोल से धन और आराम पा सकती थी, पर वह मैंने स्वीकार नहीं किया। MA करने के बाद मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी की। वहाँ के सेक्रेटरी नगर के पुराने रईसों में थे। उन्होंने किस वस्तु का प्रलोभन नहीं दिया मुझे, पर मैंने वह नौकरी छोड़ दी। जब मैंने माँ को बताया कि मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो उन्होंने पूछा, और इन बच्चों का क्या होगा? पिताजी साल भर से बीमार थे और बिना वेतन के छुट्टी पर थे। मुझे उस नौकरी की सख्त आवश्यकता थी, पर वह मोल चुकाना मुझे सह्य न था। माँ ने मुझे सहारा नहीं दिया, ढाढ़स नहीं बढ़ाया। हर बार जब वह अपना कोई आभूषण बेचने को निकालती तो मुझे ऐसी दृष्टि से देखती जैसे उन सब मुसीबतों के लिए उत्तरदायी मैं थी। उन्हीं दिनों वह मुझसे एक धनी वकील से विवाह कर लेने का आग्रह भी करती रहीं, पर मैं पत्थर हो गई थी। तुम कभी कभी सोचते होगे कि ये कैसी माँ है मेरी, पर ज़िंदगी ने उन्हें चूस लिया है, निचोड़ लिया है। पति की दूसरी पत्नी होने पर भी उनके कोई अरमान पूरे न हुए। वह सारी खिज और झुंझलाहट परिवार पर ही निकालती हैं। पति आसक्त, बेटी हठीली। 9 साल से मैं इस कॉलेज में हूँ नील, पर यहाँ लोग किसी को जीने नहीं देते। इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। मैं केवल साधन हूँ, मेरी भावना का कोई स्थान नहीं।
विवाह करके परिवार को निराधार छोड़ देना मेरे लिए संभव नहीं। मैंने अपने को ऐसी ज़िंदगी के लिए ढाल लिया है। तुम चले जाओगे तो मैं फिर अपने को उन्हीं प्राचीरों में बंदी कर लूँगी। सुषमा ने शॉल कसकर लपेट ली। जिस दीवार से वह टिककर बैठी थी उसकी ठंडक उसकी हड्डियों तक तो छेदने लगी। नील की बाह जहाँ उसे छू रही थी वहाँ कुछ गरमाई थी और सुषमा को वह स्पर्श बहुत प्रतीकात्मक लग रहा था। उसने सोचा कि इस क्रूर, कठोर, अंधकारमय दुनिया में वह नील से ही कुछ सांत्वना पा सकती है। नील के स्पर्श में स्निग्धता है, उष्णता और आत्मीयता। नील ने दियासलाई जलाई और हाथ ऊंचा कर उसे देखने लगा। सुषमा की आर्द्र पुतलियाँ, उसके चेहरे पर क्लांति और अवसाद की छाप, ढीले हो आए बाल। नील ने तीली चबूतरे पर गिरा दी। वहाँ लो एक बार छटपटाई और फिर बुझ गई। सुषमा इतना रो लेने के बाद हल्की हो गई थी, रोते रोते। उस अंधकार में सुषमा के चेहरे पर कौन से रंग दौड़े यह नील ना जाना। एक लंबे अंतराल के बाद सुषमा ने भेद भरे स्वर में कहा, दियासलाई जलाओ नील। क्यों? अपने बाल संवारूंगी। सुषमा ने पाउडर केस खोलकर घुटनों पर टिका लिया और पर्स में उंगलियां डालकर कंघा खोजने लगी। नील ने दियासलाई जलाकर उजाला किया और उस कांपती लौ के प्रकाश में सुषमा अपने बाल संवारने लगी। नील एक के बाद एक दियासिल जलाता रहा और उसे मुग्ध दृष्टि से देखता हुआ बोला, अब साथ में टॉर्च रखा करूँगा। सुषमा मुस्कुराई, गीली मीठी मुस्कान। अब मुझे वापस ले चलोगे या कॉलेज से निकलवाने का इरादा है? उसने पूछा। मीनाक्षी उसके कमरे में बैठी थी। सुषमा उसे देख सकुचा गई। मीनाक्षी ने हाथ की पत्रिका बंद करते हुए पूछा, रास्ता बड़ा लंबा हो गया है, इतनी देर लगती है, कहाँ भटक गई थी? सुषमा लाल हो आई। उसने पूछा, मौसी से भेंट हुई, फिर भी तुमसे पहले आ गई। अच्छा, मेरा सामान कहाँ है? अरे, सुषमा को याद आया, कार में रह गया। सुषमा, यू आर होपलेस। तन बदन की सुध नहीं रहती तुम्हें। सुषमा ने जल्दी से आंचल ठीक किया और कहा, कल आ जाएगा। मैंने सोचा कि चौकीदार ने उतार लिया होगा। वह कपड़े बदले बिना ही लेट गई और कंबल खींचकर उसने ऊपर डाल लिया। भौरी ने आकर पूछा, कपड़े अभी नहीं बदले? खाना कितनी देर में होगा? मीनाक्षी, तुम कुछ देर ठहर सकोगी ना? अभी खाना खाने की बिल्कुल भूख नहीं है। सुषमा ने बाह मोड़कर सिर के नीचे रखते हुए पूछा, चलो, गनीमत है मुझे आज रात खाने पर बुलाया था, यह याद रहा, नहीं तो मुझे उपवास ही करना पड़ता। मीनाक्षी का यूं खिजाना इस समय सुषमा को भला सा लगा। कुछ देर बाद वह उठकर कपड़े बदलने चली गई। उसने ढेर सा टैल्कम पाउडर अपने ऊपर छिड़क लिया और धुले हुए कपड़े पहनते हुए वह सुवास स्वयं उसे सुहानी लग उठी। आशा करती हूँ आज का ये अध्याय आप सबको पसंद आया होगा। आगे इसी तरह ऑडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।